हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू BIMT यूट्यूब चैनल। एमडी सेकेंड ईयर का आपका स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है एम्प्लॉय रिलेशन एंड लेबर लॉज। उसके अंदर हमने अब आज नया एक्ट करेंगे जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर एबॉलिशन एंड रेगुलेटिव एक्ट 1970। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट हम आज करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेबर मीन्स जो वर्कर्स हमारे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किए जाते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेजेस के लिए या उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने जो जो रूल्स या प्रोविजंस बनाई हैं वो सारे इस एक्ट के अंदर हम करेंगे, जो है 1970 में हमारा ये एस्टैब्लिश हुआ है। इसके अंदर कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 इज एन इम्पोर्टेंट पीस ऑफ सोशल लेजिस्लेशन एज इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ लेबर्स whose conditions of services are generally not at all satisfactory। मींस उनकी जो वर्किंग कंडीशन है सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही काम दिया जाता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है तब उन्हें अपनी जॉब जो अपना काम है वो बीच में ही छोड़ना पड़ता है और अगली जब तक उन्हें नया काम नहीं मिलता तब तक उन्हें वेट करनी पड़ती है कई केसेस में। तो इसलिए उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी सेटिस्फैक्टरी कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए ये एक्ट बना था। It is meant to regulate the employment of contract labor and where necessary to abolish the same। कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की जहाँ पे जरूरत लगती है वहां पर गवर्नमेंट इसे इम्प्लीमेंट करती है, और जहां पर गवर्नमेंट को लगता है कि इसकी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की जरूरत नहीं है वहां पर इसे एबॉलिश भी कर सकती है। इट प्रोटेक्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट लेबर फ्रॉम वेरियस अब्यूजेस। किसी अब्यूजेस मींस किसी भी तरीके की कोई भी मैल प्रैक्टिसेस जो उसके अगेंस्ट होती है कॉन्ट्रैक्ट लेबर से, उन सबसे ये एक्ट उन्हें प्रोटेक्ट करता है। दिस एक्ट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, कि पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इट अप्लाइज मींस ये किस जगह पर अप्लाई होता है? टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट वेयर 20 और मोर वर्कमेन आर एम्प्लॉयड एज कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कि कोई भी एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 20 से ज्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हायर किए जाते हैं वहां पर हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 एप्लीकेबल है। To every contractor who employs or who employed on any day of the preceding 12 months 20 or more workmen। कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जिसने पिछले प्रीवियस ईयर में 12 मंथ्स में कोई भी उसने 20 से ज्यादा लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे अगर हायर किए हैं, कॉन्ट्रैक्टर ने कोई वर्कमैन भी हायर किए हैं, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर आएगा। कॉन्ट्रैक्टर भी, तो उसे भी सारी इस लॉ के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे वर्कमैन को वो शो कर रहा है कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर है तो वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर आएगा। However, the act can be applied to any establishment or contractor employing even less than 20 workers in case the appropriate government gives a 2 months notice by issuing notification to this effect in the official gazette। It means कि अगर appropriate government means state government या central government, जो भी वहां पर applicable है, जिसकी authority है वहां पर, वो अगर उसे सुटेबल लगे तो किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को या कोई भी ऐसे एस्टैब्लिशमेंट जहां पर 20 से कम लोग भी एम्प्लॉयड हैं वहां पर भी वो ये एक्ट को एप्लीकेबल करवा सकती है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि 20 या 20 से ज्यादा लोग होंगे तभी एक्ट एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट को लगता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को लगता है कि इस एस्टैब्लिशमेंट में भी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग काम हो रहा है और यहाँ पर ये एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, तो वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन देकर ये एक्ट वहां पर एप्लीकेबल करवा सकती है। नेक्स्ट इज वेयर इट डज नॉट अप्लाई। हमने यहाँ तो ये पढ़ लिया कि किस किस जगह पे एप्लीकेबल है, अब किस किस जगह पर ये एप्लीकेबल नहीं है। The contract labor Act 1970 shall not apply to establishment in which work only of intermittent or casual nature is performed। कि जहाँ पर सिर्फ नॉर्मल रूटीन वर्क हो रहा है, हर रोज या जो भी है काम हो रहा है नॉर्मल वे में हो रहा है, वहां पर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। Where the work is of intermittent or casual nature shall be decided by the appropriate government in consultation with the central board in consultation with the central board or state board and its decision shall be final। कि जो वर्क हमारा कैजुअल नेचर का है, किस नेचर का है, ये कंसल्टेंट करेगी, वो कंसल्ट करेगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट गवर्नमेंट से, जो भी वहां पर एप्लीकेबल है, कि नेचर ऑफ वर्क कैसा है। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट है, तो इसमें मेन प्रोविजंस कौन सी है? जो इसकी डेफिनेशंस हमने इस एक्ट में हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे डेफिनेशंस प्रीवियस है कि वर्कमैन कौन होता है, कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, लेबर्स क्या होते हैं, ये सारी वेजेस कितनी क्या होती है, ये सारे डेफिनेशंस प्रीवियस एक्ट में कर चुके हैं और वही डेफिनेशंस इसमें रिपीट है, इसलिए हमने डेफिनेशंस का टॉपिक इसमें नहीं कर रहे हैं। फिर इसके अंदर इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में फर्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ
जैसे हमने प्रीवियस एक्ट में किया था कि वहां पर भी एडवाइजरी बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन होती है, वहां पर एक एडवाइजरी बोर्ड बनाया जाता है जिसका काम होता है डिसीजन लेना, उन्हें सजेस्ट करना और जो भी हमारे डिस्प्यूट्स हैं उन्हें सॉल्व करना। तो इस तरीके से इस एक्ट में भी एक एडवाइजरी बोर्ड बनना जरूरी है। टू एडवाइज द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू दिस एक्ट, अ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड। सिमिलरली स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स आर आल्सो कॉन्स्टिट्यूटेड। कि मींस सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होती है और स्टेट लेवल पे स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी मेंटेन होनी जरूरी है ताकि वो उन्हें एडवाइस दे सके गवर्नमेंट्स को। जो भी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, सेंट्रल है तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट है तो स्टेट गवर्नमेंट को वो एडवाइस दे सके कि किस तरीके से आपने इस मैटर में डील करना। The central advisory board and the state advisory boards have the powers to constitute committees for this purpose. कि उनके पास पूरी पावर है कि वो कमेटीज को भी बना सकते हैं जो वो सारा काम को परफॉर्म करें। सेकेंड प्रोविजन क्या है? रजिस्ट्रेशन ऑफ एस्टैब्लिशमेंट्स एम्प्लॉइंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कि उनके जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो अपॉइंट करती है उसे रजिस्ट्रेशन करवाना एक नेसेसिटी है, उसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। Every principal employer of any establishment to which this act applies is required to apply for registration of the establishment with the registering officer as notified by the government। कि जो भी हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, जो जिसकी एस्टैब्लिशमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंडर आ रही है, उसे रजिस्ट्रिंग ऑफिसर के अंडर रजिस्टर होना कंपल्सरी है। If he fails to do so within the prescribed time fixed for this purpose, he cannot employ contract labor in the establishment under the provisions of this act। कि अगर उसने स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जितना होता है कि 2 months है, जितना भी टाइम है उस टाइम के अंदर अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो जो उसके कोई भी एम्प्लॉय को पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अपने एस्टैब्लिशमेंट में एम्प्लॉय नहीं कर सकता, वहां पर काम को नहीं करवा सकता कॉन्ट्रैक्ट लेबर को अगर उससे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। फिर है प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कि किस जगह पर प्रोहिबिशन है कॉन्ट्रैक्ट लेबर की एम्प्लॉयमेंट। The appropriate government may, after consultation with the central government or state government, prohibit employment of contract labor in any process, operation or other work of an establishment as per the provisions of this act। कि जो appropriate government होती है, चाहे state हो चाहे central हो, वो according to अगर उसे लगे कि यहाँ पर contract labor नहीं काम कर सकते तो वो वहां पर एडवाइजरी बोर्ड की हेल्प से उन्हें प्रोहिबिट कर सकती है कि वो किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारे प्रोविजंस में लाइसेंसिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स। की उन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद कॉन्ट्रैक्टर्स को लाइसेंस भी लेना जरूरी है, प्रॉपर लाइसेंसिंग जरूरी है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट। According to this act, no contractor to whom this act applies shall undertake or execute any work through contract labor except and in accordance with a license issued by the licensing officer। कि जब तक उसका लाइसेंसिंग ऑफिसर लाइसेंस इशू नहीं कर देता तब तक वो कोई भी काम कॉन्ट्रैक्ट लेबर का वहां पर अपना स्टार्ट नहीं कर सकता, ना किसी लेबर को अपॉइंट कर सकता है। The licensing officer, according to the provision of this act, has the authority to revoke, suspend or amend the license granted by him। कि जो लाइसेंसिंग ऑफिसर है उसके पास पूरी पावर है कि वो रिजेक्ट कर सकता है उसका जो लाइसेंस है। रिवोक मीन्स उसे जो अगर चल रहा है तो उसे रिवोक कर सकता है, बंद कर सकता है, खारिज कर सकता है कि अभी आपका जो लाइसेंस है हम फिनिश कर रहे हैं। सस्पेंड कर सकता है थोड़े टाइम के लिए अगर उसने कोई गलत काम किया हो तो, और अमेंड कर सकता है उसके अंदर कुछ चेंजेस लेके आ सकता है। ये सारी पावर्स लाइसेंसिंग ऑफिसर के पास होती हैं जो उसे इस एक्ट से मिली। The act also contains provisions for appeal by the contractor within 30 days from the receipt of the order। उसे जो भी ऑर्डर मिलता है उसके 30 डेज के अंदर वो एक बार अपील कर सकता है किसी भी हमारे एडवाइजरी बोर्ड के आगे या किसी भी गवर्नमेंट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के सामने कि कोई भी उसकी कोई भी इशू है इस चीज से, लाइसेंस से रिलेटेड इशू है, वो 30 डेज के अंदर वो अपील कर सकता है। नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट इसके अंदर प्रोविजंस का वेलफेयर एंड हेल्थ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। कि जो अगर हम किसी एस्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं तो हमारे अंडर जो एम्प्लॉइज हैं उनकी हमारे वेलफेयर और हेल्थ की प्रोविजन हर एक्ट में जरूर आएगी। पेमेंट वगैरह को छोड़कर बाकी सब में जितने भी हमारे इस तरीके के हैं उसमें इसलिए आएगी क्योंकि हमें अगर कोई पर्सन हमारे अंदर एम्प्लॉय है तो उनकी हेल्थ और वेलफेयर के ध्यान रखना एक एम्प्लॉयर का मेन ड्यूटी है, उसके रिगार्डिंग उसे सारे एफर्ट्स करने जरूरी। तो इसके अंदर उसे क्या क्या करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अंदर? फर्स्ट ऑफ ऑल कैंटीन्स मेंटेन करनी पड़ेगी एस्टैब्लिशमेंट में, जैसे हमने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में भी किया था।
इससे भी कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर भी उसे एस्टैब्लिशमेंट में एक कैंटीन बनानी जरूरी है। The Act also contains provisions for making rules that every establishment to which the Act applies, wherein contract labor is of 100 workmen or more, shall provide and maintain one or more canteens for the benefit of contract labor। कि जहाँ पर 100 या 100 से ज्यादा लोग वर्कमैन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एम्प्लॉयड है किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, वहां पर एक या उससे ज्यादा कैंटीन होनी जरूरी है। मींस 100 लोगों पर एक कैंटीन होनी जरूरी है। These rules may also provide for the date, number of canteens, standards in respect of construction, accommodation, furniture and other equipment and the food stuff as well as the charges। की मीन्स आपको इस प्रोविजन के अंदर ये सारी चीजें भी प्रॉपर्ली मेंशन करनी पड़ेगी, प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि उसका फर्नीचर कैसा है, अकोमोडेशन कैसी है और उसके अंदर फूड कौन सा यूज हो रहा है, कौन कौन से इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, उनका चार्जेस क्या है, ये सब चीजें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। फिर है हमारा इसमें रेस्ट रूम का, कि मीन्स अगर कोई भी जगह पे लोग काम कर रहे हैं तो काम के बीच में अगर उन्हें थोड़ा सा इंटरवल लेना है, उस इंटरवल में जहां पर वो रेस्ट कर सके एक रेस्ट रूम होना जरूरी है। There is a provision for providing restrooms or alternative accommodation by the contractor to the contract labor in establishment to which this act applies and in which worker is required to halt at night in connection with the work। कि अगर किसी एस्टैब्लिशमेंट में जो भी इस एक्ट के अंदर एप्लीकेबल है, जो भी एस्टैब्लिशमेंट्स आती हैं, उन सब में एक रेस्ट रूम होना जरूरी है ताकि लेबर्स वहां पर जाकर, जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है वहां पर जाकर रेस्ट कर सके, या फिर अगर उन्हें रात को रुकना है, वहां पर कोई काम ऐसा है कि उन्हें हॉट लेना है बीच में, तो उसके लिए भी, उस पर्पस के लिए भी रेस्ट रूम होने जरूरी है। The restrooms or alternative accommodation shall be provided and maintained by the contract। तो कॉन्ट्रैक्ट में जिस तरीके से है उस तरीके से ही जो सारे अकोमोडेशन है, हमारे रेस्टरूम है, उस अकॉर्डिंगली ही प्रोवाइड होने चाहिए। It shall be sufficiently lighted and ventilated and shall be maintained in a clean and comfortable condition the act laid out। कि वो लाइटेड होने चाहिए, वेंटिलेशन होने चाहिए उसके प्रॉपर और प्रॉपरली क्लीन होने चाहिए, ये सारी चीजें भी, और कंफर्टेबल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्ट। ये रेस्टरूम में सारी रिक्वायरमेंट्स जरूरी है। फिर हमारे है अदर फैसिलिटीज की, और कौन कौन सी फैसिलिटीज हो सकती है उनकी हेल्थ एंड वेलफेयर के अकॉर्डिंगली। That also provides for other facilities such as a sufficient supply of wholesome drinking water for the contract labor at convenient places। कि convenient places पर, जैसे हमने फैक्ट्री में किया था, शॉप में किया था, एक्ट में हमने पढ़ा था कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी होनी चाहिए, वैसे ही इसके अंदर उनके हेल्थ और वेलफेयर की ओर ध्यान में रखते हुए कन्वीनियंट प्लेसेस पर जहां पर वो इजीली अप्रोच कर सके, वहां पर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होना जरूरी है। Sufficient number of latrines and urinals of the prescribed type so situated as to be convenient and within reach to the contract labor in the establishment। कि जहां पर भी वहां मतलब प्रॉपर वॉशरूम की फैसिलिटी भी होनी चाहिए जो उनके लिए इजीली अप्रोचेबल हो, इजीली वहां पे विदिन द रीच हो कॉन्ट्रैक्ट लेबर। वॉशिंग फैसिलिटी होनी चाहिए जहां पर वो, अगर उनके वेट क्लोथ्स है वहां पर उन्हें धो सके, अगर गंदे हो जाए वहां पे धो सके, या कोई भी है वो वॉशिंग का अपना जो भी वर्क है वहां पे परफॉर्म कर सके। तो ये सारी है हमारी हेल्थ एंड उससे वेलफेयर से रिलेटेड। अब नेक्स्ट हमारी प्रोविजन है फर्स्ट एड फैसिलिटी से रिलेटेड। अभी कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, काम करते टाइम अगर उसे कोई इंजरी होती है तो उसकी उसी टाइम इमीडिएट उसकी ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट एड फैसिलिटीज होना भी जरूरी है उस एस्टैब्लिशमेंट में। The contractor is also required to provide and maintain first aid facilities. This should be readily accessible during all working hours। कि इजीली वो वर्किंग आवर्स, जहां पर जिस वर्किंग आवर्स में लोग काम कर रहे हैं उस टाइम पर वहां पर वो इजीली अवेल भी हो सके, ऐसी जगह पर उसे फर्स्ट एड फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है कॉन्ट्रैक्टर को। A first aid box having prescribed medicines etc. should be available at the place of work for the benefit of the contract labor employed by him। कि उसके अंदर जो नेसेसिटी चीजें, मेडिसिन है या कोई भी ऐसी चीज जो रिक्वायर्ड है कॉन्ट्रैक्ट लेबर के अकॉर्डिंगली, वो सारी चीजें उस फर्स्ट एड बॉक्स में होनी जरूरी है। फिर हमारा नेक्स्ट प्रोविजन है लायबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या होती है? इन केस अ कॉन्ट्रैक्टर डज नॉट प्रोवाइड एनी एमिनिटी फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर, सच एमिनिटी शैल बी प्रोवाइडेड बाय द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। मींस वन हु हैज गिवन कॉन्ट्रैक्ट विद द कॉन्ट्रैक्टर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर हमारा क्या होगा? जिसने कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है करने के लिए और कॉन्ट्रैक्टर अपने लोगों
लोगों से काम करवा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर से काम करवा रहा है, तो अगर कॉन्ट्रैक्टर हमारा कोई ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर रहा है, एमिनिटीज उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहा है, एमिनिटीज मींस जो सारी प्रीवियस सर्विसेज हमने की है कि ऐसे जो वॉशरूम्स है, हेल्थ केयर, रीडिंग, लाइटिंग, वेंटिलेशन, रेस्टरूम्स, ये सारी चीजें अगर कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा है, उसे प्रॉपरली वेजेस वगैरह नहीं दे रहा, तो किसकी ड्यूटी बनती है, लायबिलिटी किसकी है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की, जिसके बिहाफ पर कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहा है। एक पर्सन है जिसने कोई काम करवाना है, उसने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर किया है और कॉन्ट्रैक्टर आगे अपना काम करवाने के लिए किसी और पर्सन को हायर करता है। अगर बीच में से कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं करवाता है तो जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है वो सीधा उनकी जो लायबिलिटी है वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पर आ जाती है। The expenses of this account can be covered by the principal employer as per provision of this act. कि मींस अगर उसने उस टाइम तो वो एक्सपेंसेस कर दिए लेकिन बाद में वो उन्हें रिकवर करवा सकता है कॉन्ट्रैक्टर से इस प्रोविजन के अंडर। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस। नेक्स्ट प्रोविजन है हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस कि जो भी हमारे अंडर पर्संस कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स अपॉइंट है उनकी प्रॉपर टाइम पर पेमेंट होना, जितनी पेमेंट होना उतनी होना, ये सारी चीजें भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्टर। The Act provides that a contractor shall be responsible for payment of wages to each worker employed by him as contract labor, and such wages shall be paid before the expiry of prescribed period. कि जितना भी prescribed period है उस टाइम से पहले वो सारी पेमेंट, वो सारी वेजेस उस कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू दी जानी चाहिए कि वो उससे सारी उसकी पेमेंट है, सारी उतने भी ड्यू है क्लियर होने चाहिए प्रिस्क्राइब टाइम से पहले। नेक्स्ट है हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर आर रिक्वायर्ड टू सर्टिफाई दैट the wages have been paid in the prescribed manner. The contractor is required to pay the wages in the presence of the representatives of the principal employer. कि जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है जिसने कॉन्ट्रैक्टर को आगे ठेका दिया हुआ है उसके टाइम पर जब पेमेंट को कर रहा है कॉन्ट्रैक्टर उस टाइम पर या तो वो खुद ही हो या उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होना वहां पर जरूरी है जब उसकी पेमेंट कर रहा है। If the contractor fails to make payment of wages within the prescribed time or makes short payment, then principal employer shall be liable to make payment to the contract labor employed by the contractor and recover such amount from the contractor. कि अगर उसने कॉन्ट्रैक्टर ने उस लिमिटेड टाइम के अंदर पेमेंट नहीं की है अपने कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स को तो क्या होगा, तो प्रिंसिपल लॉयर की लायबिलिटी बन जाएगी उन्हें पेमेंट करने की, एप्रोप्रिएट पूरी की पूरी पेमेंट करने की और बाद में वो कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर पेनल्टीज एंड प्रोसीजर का हमारी प्रोविजन है। पेनल्टी ऑफ प्रोविजन of imprisonment for a period up to 3 months or fine up to 500 rupees or both can be imposed on the person who obstruct an inspector in the discharge of his duty under this act. कि कोई भी पर्सन जो किसी इंस्पेक्टर को जो विजिट करने आया है, एग्जामिन करने आया है या किसी भी चीज को इंस्पेक्ट करने आया है, अगर वो उसकी ड्यूटी उसे परफॉर्म करने से कोई भी पर्सन रोकता है तो उसे 500 रुपीज का फाइन लग सकता है या 3 मंथ्स की उसे इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या फिर कुछ केसेस में दोनों चीजें भी अप्लाई होगी, तो उसे जेल भी होगी 3 महीने की और साथ के साथ उसे 500 रुपीज का फाइन भी लगेगा। Similar punishment can also be imposed on whoever willfully refuse to produce documents required by the inspector. कि अगर कोई उसने डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर किए हैं कि मुझे रजिस्टर चेक करना है कौन कौन से लेबर्स हैं या कुछ है, अगर कोई उसे नहीं प्रोवाइड करता है तो उस पर भी सेम पनिशमेंट एप्लीकेबल है, पेनल्टी एप्लीकेबल है। For contravention of provisions regarding employment of contract labor, imprisonment for term up to 3 months or a fine up to 1000 rupees or both can be imposed. कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट लेबर की जो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग कोई भी हमने गलती की है, कोई कॉन्ट्रावीन किया है किसी भी प्रोविजन को, तो हमें 3 मंथ्स की प्रोविजन हो सकती है किसी भी पर्सन को या फिर 1000 रुपीज का फाइन या फिर दोनों चीजें। If one continues contravention, additional fine up to 100 rupees for every day can be imposed under this act. और वो अगर जो उसने कॉन्ट्रावीन की है या जो भी उसने गलत काम किया है अगर वो उसे कंटिन्यू करता है तो फाइन 100 रुपीज पर डे का उसे इम्पोज होता जाएगा जब तक वो उस कॉन्ट्रावेंशन को नहीं रोकता है, उस रूल को फॉलो नहीं करता है तब तक। इसके अंदर हमारे लास्ट प्रोविजन है मिसलेनियस, के अंदर हमारे बाकी सारे आ जाएंगे। इसके अंदर हमारा रिकॉर्डिंग का भी आएगा कि प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन होने चाहिए कि कौन कौन सा लेबर है उनका प्रॉपर डिटेल किस काम पर है, कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट कितने टाइम का है उनका और कितनी वेजेस उनकी अलॉट हुई है, किस टाइम पर काम करना है, ये सारी चीजें उस रजिस्टर में मेंशन होनी जरूरी है। मिसलेनियस में है एडिशन द एक्ट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ
staff, registers and other records to be maintained, power to exempt in special cases, protection of action taken under this act, power to give directions, power to remove difficulties and power to make use for carrying out the purpose of this act. ये सारी चीजें हम प्रीवियस एक्ट में कर चुके हैं, इसलिए हम दोबारा से नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी रिपीट है कि हमें अपॉइंटमेंट ऑफ इंस्पेक्टिंग स्टाफ हमारी है, इसके अंदर होना जरूरी है, एक्ट के अंदर किसी भी रजिस्टर्स मेंटेन होने जरूरी है, अदर रिपोर्ट्स भी मेंटेन होने जरूरी है, पावर टू एग्जाम इन स्पेशल केसेस की गवर्नमेंट के पास पावर है, वो कुछ स्पेशल केसेस में एग्जाम कर सकती है प्रोविजंस को, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन अंडर दिस एक्ट कि अगर आपने जिस एक्ट के अंदर ही कोई काम किया है लेकिन फिर भी आपको कुछ लॉस हो रहा है तो उसकी भी प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्टर की और प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की पढ़ी थी कि अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल हो जाता है पेमेंट में तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर जो है वो पेमेंट करेगा लेकिन बाद में वो रिकवर कर सकता है, मीन उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड हो रही है इस एक्ट के अंडर। पावर टू गिव डायरेक्शंस, पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज, पावर टू मेक रूल्स, ये सारी चीजें हमारी जो हम करते आ रहे हैं पिछले एक्ट्स में ये सारी नहीं है। एक्ट्स में बेसिकली हमारे अगर आप नॉर्मल जैसे जैसे आप आगे आगे कर रहे हैं तो आपको ये इजी लगने स्टार्ट हो जाएंगे, आपने कॉन्टिन्यूस पढ़ते रहें ताकि आपको डिफिकल्टी लेवल आपका कम हो जाए। अगर लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो, प्रॉब्लम सॉल्व निकालो उसके बारे में, आप जरूर पूछो उसके बारे में। तो दैट्स इट फॉर टुडे, हमारा एक्ट खत्म हो रहा है, तो नेक्स्ट एक्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो टिल देन टेक केयर।